हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। इस वीडियो में हम एरिट्रिया के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये पर्टिकुलरली फरवरी 2025 के करंट अफेयर का पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ देखो काफ़ी लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से शॉर्ट वे में इसको किया जाए, क्योंकि 60-70 पेज का ये पीडीएफ है। तो इसको वन शॉट में कर पाना मुश्किल होगा अगर हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये 1 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक का करंट है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। और इस पीडीएफ के एंड में आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। ध्यान से देखें, केंद्रीय बजट 2025 के बारे में। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका सोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनावरण किया। देखो इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी जो फोकस रहा है इस बार, वो था कृषि पे, एमएसएमई पे, उद्योग पे और सामाजिक सुरक्षा पे। ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। ठीक है, इन्हीं को मजबूत करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय बजट का जो मुख्य बिंदु और सुधार रहा है वो है विकसित भारत के लिए विजन। ठीक है, डेवलप्ड इंडिया का जो एज अ नेशन, जो डेवलप्ड नेशन है उसका जो विजन है उसके बारे में है कि सबसे पहले भारत को प्राप्त करने के लिए 6 मुख्य सिद्धांतों का रूपरेखा दी गई है। तो जो 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं वो है शून्य गरीबी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक स्वास्थ्य सेवा, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल कार्यबल, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी। वर्कफोर्स में वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना करना है, 70% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का सिद्धांत दिया गया है। अगला है कि किसान भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बना रहे हैं। ठीक है, किसान भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बना रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल है किसका, विकसित भारत का। ठीक है, अब देखते हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं। बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबी पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य परिवारों का उत्थान करना, निजी निवेश जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ मध्यम वर्ग को समर्थन देना है। ठीक है, मिडिल क्लास को समर्थन देना है। विकास के ग्रोथ इंजन, देखो विकास के ग्रोथ इंजन में आप देखेंगे चार हैं। पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट निवेश और चौथा है निर्यात। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि बजट 2025-26 में विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में कितने इंजनों की बात की गई है। तो 4 इंजन की बात की गई है। पहला क्या है एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में रहेगा, भारत के पक्ष में। इस तरीके की ग्रोथ इंजन की बात की गई है। ठीक है, कृषि के सेक्टर में आप देखें तो एक योजना की बात की जा रही है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में उत्पादकता, यानी कि 100 जिलों में हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, टारगेट करना है 100 जिलों को। ठीक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत हमने 100 जिलों को टारगेट किया है, जिसमें हमें वहाँ की उत्पादकता बढ़ानी है, सिंचाई ठीक करना है, वहाँ हमें भंडारण सही करना है और ऋण पहुँच को बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। अगला है कि ग्रामीण समृद्ध और लचीलापन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। दलहनों में आत्मनिर्भरता बनना है, जैसे तुअर, उड़द और मसूर की बात की गई है यहाँ पे। प्रमुख कृषि पहल सब्जियों, फसलों, कपास और उच्च उपज, हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं, उच्च उपज वाले किस्म जो हैं बीजों के, उनके लिए हमें कार्यक्रम करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, उसके लिए कितना पैसा आवंटन किया गया आप देखेंगे आगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, देखो कि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको मिल गए। क्या क्या, पहला कि विकास के इंजन ग्रोथ के रूप में आपने चार देखा, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। दूसरा, पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को टारगेट किया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड में जो पहले लिमिट थी 3 लाख, उसे बढ़ा के 5 लाख कर दी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई वर्गीकरण विस्तार, निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई। देखो एमएसएमई का जो निवेश, एमएसएमई में निवेश कितना हो सकता है उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है और टर्नओवर सीमा को भी बढ़ाई गई है। ठीक है, साथ ही देखें कि ऋण वृद्धि, एमएसएमई के लिए गारंटी कवर बढ़ाया गया है। महिला और एससी एसटी उद्यमियों के लिए सहायता, देखो अगर कोई नए स्टार्टअप करने वाले हैं और वो महिला है या एससी एसटी वर्ग से आती है, तो ऐसे 5 लाख नए उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो एमएसएमई सेक्टर में, लघु मध्यम उद्योग में, अगर
कोई महिला स्टार्टअप कर रही है या SC ST वर्ग का कोई उद्यमी स्टार्टअप कर रहा है, यानी कि नए उद्यमी हैं, तो ऐसे 5 लाख नए उद्यमी को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेड इन इंडिया पहल, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के रूप में देखा जा सकता है। अगला है निवेश। चौथा इंजन क्या है, तीसरा इंजन क्या है, निवेश। कौशल एवं विकास, शिक्षा एवं कौशल। स्कूलों में हमें 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाना है। अटल टिकरिंग लैब कितने बनाने हैं स्कूलों में, 50,000। ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम पूंजीगत व्यय कह रहे हैं, पूंजीगत व्यय के लिए हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और 10 लाख करोड़ का पुनर्निवेश करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की गई है। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 10 लाख करोड़ का बजट रखा है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया, 2028 तक। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है। नवाचार की बात करें तो अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के लिए 20,000 करोड़। R&D के लिए कितना है, R&D के लिए 20K, ये करोड़ में है फिगर। ठीक है, R&D के लिए कितना है, 20K, ध्यान रखना है। R&D 20K, 20,000, R&D 20,000। ठीक है, R&D 20,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, इसके लिए कितना है, 20,000। अगला देखते हैं निर्यात। निर्यात संवर्धन मिशन, MSME को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना। तो जो हमारा लघु एवं मध्यम उद्योग है, ये साइज में छोटा है, लेकिन इसको अगर हम वैश्विक स्तर पे प्रमोट करें, वर्ल्ड मार्केट से इसको जोड़ दें, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। जैसे क्राफ्ट है, छोटे ट्राइबल जो छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट कर दें, तो उसको लेके भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। दूसरा, भारत ट्रेड नेट, व्यापार का जो डॉक्यूमेंटेशन है, कॉमर्स का जो डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण है, और वित्तीय समाधानों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है, कि वहाँ पे आप जितना भी कॉमर्स है, ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, सबका आप डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से, आसानी से, सरल रूप में कर सकें। तीसरा है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग 4.0 के लिए समर्थन। ठीक है, तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्या है, MSME को वैश्विक बाजार तक पहुँच देना है, और इसमें दस्तावेजीकरण करने की भी बात की गई है। ठीक है, सुधार और राजकोषीय नीतियाँ, ध्यान दें कि नया इनकम टैक्स का स्लैब बना है। ध्यान देना कि अब 12 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई कर नहीं है। ठीक है, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट आपने देखा था कि मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो 12 लाख रुपए तक के आय पर अब कोई कर नहीं है। वेतनभोगी जो व्यक्ति हैं उनके लिए 75,000 की मानक कटौती होगी। ठीक है, अब देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बीमा में FDI पहले 74% थी। ठीक है, 74 भी बढ़ा के की गई थी, लेकिन अब 74 से भी बीमा में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बीमा के क्षेत्र में, अब वो 100% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 100% तक FDI आ सकता है बीमा में। इसको याद रखना है कि बीमा में FDI कितना आ सकता है, अब 100% तक आ सकता है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा का लक्ष्य देखिए, 2024-25 और 25-26। देखिए ज़्यादा चांस है 25-26 का पूछता है, क्योंकि बजट है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 4.4% है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.4। ये GDP का 4.4% है 25-26 के लिए, क्लियर है। और 24-25 के लिए जो संशोधित अनुमान है वो 4.8 है। तो याद रखना है दोनों डाटा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 25-26 का डाटा ही पूछता है। ठीक है, तो 4.4% आपका 25-26 और 4.8% 24-25, क्लियर है। अब देखिए बजट में कुछ नई सरकारी योजनाओं को भी मेंशन किया गया है, इसका भी सोर्स PIB है। देखिए प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, अभी हमने डिस्कस किया था। इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादकता को बढ़ाना है, और लक्ष्य क्या है इसका, 100 जिलों का टारगेट किया गया है। ठीक है, इन 100 जिलों में लगभग 1.7 करोड़ किसान सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब हमें किसानों को सपोर्ट करना है, कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, फसल विविधीकरण करेंगे। ठीक है, हम मल्टीपल क्रॉप करेंगे, क्रॉप साइकिलिंग करेंगे, टिकाऊ कृषि पर ध्यान देंगे। जैसे ऐसा कृषि करेंगे जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं आपके ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होती है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है, अगली बार आपको और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, तो वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है। हमें
ऐसे फसलों को लगाना है जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, उत्पादकता ज़्यादा हो, हम अच्छे किस्म की बीजें ले आएँ, उनके लिए सिंचाई सुविधा बेहतर कर दें, भंडारण की बुनियादी ढांचे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्टोरेज के लिए। किसान अपनी फसल उगाता है तो उसे स्टोर करता है, स्टोर करने की उसके पास अगर स्टोरेज ही ना हो, क्षमता ना हो, स्टोरेज कैपेसिटी ना हो, तो उसे उस अपने फसल को तत्काल रूप से बेचना हो, क्योंकि फसल खराब हो सकते हैं। तो तत्काल रूप से बेचेगा तो उसे बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं होगी, वो कम दाम पे बेचेगा। और वहीं अगर स्टोरेज में अगर सामान स्टोर कर देता है अपना क्रॉप, तो अगर समय आता है जिससे मांग बढ़ता है तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी। तो इसके लिए किसान के लिए क्या है, भंडारण जो क्षमता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले फसल विविधीकरण की बात की गई, टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने की बात की गई, सिंचाई सुविधा बेहतर करने की बात की, फसल को स्टोर करने की बुनियादी ढांचे देने की बात की गई, और साथ ही किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की बात की। दो तरीके के ऋण, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। किसानों पे है कि उन्हें किस तरीके का ऋण चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो लोन उपलब्ध कराने की भी बात की गई। धन धन कृषि योजना टारगेट है 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, 1.7 करोड़ ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाया गया, इसमें क्या है, देखो ग्रामीण समृद्धि है तो सबसे पहले ग्रामीण स्तर पे जितनी बेरोजगारी है उसका समाधान करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है। तो इसमें लक्ष्य क्या होगा, युवा किसान, ग्रामीण महिलाएं और सीमांत यानी जो मार्जिनल किसान है जिनके पास बहुत कम मात्रा में जमीन है, 1 एकड़ से भी कम है, तो वो मार्जिनल किसान है। या फिर भूमिहीन परिवार जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो इनकी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, साथ ही ग्रामीण बेरोजगारी को भी टैकल करना। अगला देखते हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। पोषण कार्यक्रम चला था, इसका 2.0 वर्जन है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी कमजोर समूह हैं, कमजोर समूह में कैसे, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, समाज में जितने भी कमजोर समूह हैं उनको उन्नत पोषण सहायता प्रदान करना। इसका टारगेट क्या है, 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ महिलाएं माताएं और 20 लाख किशोरियां, छोटी बच्चियां, ठीक है। प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें जितने भी आकांक्षी जिला हैं जिसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसमें पोषण कार्यक्रम के वित्त पोषण में सुधार। जो भी वित्त पोषण कार्यक्रम चलते हैं तो वहाँ जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो उसका पैसे कैसे आएंगे, फंडिंग कैसे आता है, तो उसमें सुधार करना है, ठीक है। एक तरीके से ये रिफॉर्म है, किसमें, पोषण 2.0 पोषण वाले में रिफॉर्म के साथ इसको वापस से लागू करने की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना, एक इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें क्या किया जा रहा है ना, कि बेहतर शिक्षा के लिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें डिजिटल पुस्तकों का विकास। कैसे पुस्तक, डिजिटल पुस्तक, और किस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत। पांचवा देखो, गीग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। देखो क्या होता है ना, कि जो गीग वर्कर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वेंडर्स हैं, ये गीग वर्कर्स हैं, तो इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए ये योजना लाई गई है, किसके लिए, गीग वर्कर्स के लिए। इनका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह ई श्रम पोर्टल के माध्यम से गीग श्रमिकों के पंजीकरण और आईडी कार्ड्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो उनके पास एक आइडेंटिटी होगा कि दे आर वर्किंग फॉर रैपिडो, दे आर वर्किंग फॉर स्विगी, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। इस तरीके से उनके पास एक अपना पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आईडी कार्ड होगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल की कवरेज। अब सबसे पहली बात कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में है नहीं कि इनको हेल्थ कवरेज दिया जाए, ठीक है। बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स में या कॉरपोरेट में आपको हेल्थ कवरेज भी दिया जाता है, लेकिन गीग वर्कर्स के पास ऐसा कोई सीन है नहीं। स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देना इनको जरूरी है, और ये पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इनको स्वास्थ्य देखभाल कवरेज दिया जाएगा। क्लियर है, गीग वर्कर्स के लिए भी बात की गई है किसमें, बजट में। अगला है स्वामी फंड 2। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी आवास परियोजना चल रहे थे वो आधी अधूरी रुकी हुई थी बीच में, उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने के बाद जितने भी मध्यम आय वाले परिवार हैं उनको सहायता प्रदान करना है, क्योंकि मध्यम आय वालों के लिए आवास परियोजना लाई गई थी। अब इसमें टारगेट कितने यूनिट ऑफ आवास हैं, 1 लाख यूनिट आवास इकाइयाँ हैं, 1 लाख आवास, ठीक है।
ये टारगेट पे है। प्रमुख विशेषता क्या है कि संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 15,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वर्तमान में चल रही योजनाओं में सुधार। देखो ये रिफॉर्म वाली बात है। दालों में आत्मनिर्भरता, हमें इंडिया को पल्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो देखो दाल इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, प्रोटीन का। दाल इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, मसल बिल्डिंग कंपोनेंट होता है। उद्देश्य क्या है, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 6 वर्षीय मिशन का लक्ष्य उड़द, तुअर और मसूर दालें हैं, जिसमें 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि ये जो दाल की चर्चा की गई है बजट में उनमें से कौन सा दाल नहीं है। तो ऑप्शन में उड़द, तुअर, मसूर और एक और दाल का किस्म हो सकता है। तो आपको सही उत्तर देना है, उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, उड़द, तुअर और मसूर। क्लियर है। 6 वर्षीय यह मिशन है, 6 साल का मिशन है। अगले 6 वर्षों में हमें आत्मनिर्भर बनना है दाल के मामले में। ठीक है, अब देखो 8वां है पहली बार उद्यम करने वाले के लिए योजना, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं पहली बार, ठीक है, उनके लिए योजना है ये। सबसे पहली बात कि ये महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के लिए ये योजना है। ठीक है, 5 लाख नए उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण प्राप्त प्रदान करना है कि टाइम लिमिट बाउंड होगा, आपको इतने वर्षों के लिए 2 करोड़ का ऋण प्राप्त प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। इसके आगे देखते हैं एमएसएमई परिभाषा एवं ऋण पहुंच। अब देखो यहाँ पे चर्चा की जा रही है एमएसएमई की परिभाषा को लेकर। एमएसएमई मीडियम मध्यम लघु जो उद्योग हैं, छोटे जो उद्योग हैं, उसकी परिभाषा को लेकर यहाँ पे बात कीजिए। सूक्ष्म मध्यम लघु एंटरप्राइजेस, ठीक है, एमएसएमई। ध्यान देना एमएसएमई के लिए संशोधित निवेश और टर्नओवर सीमाएं इसमें चेंज की गई हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड तक वृद्धि में पहुंच में वृद्धि की गई है। ध्यान देना है कि एमएसएमई को लेकर यहाँ पे एक चर्चा की गई है। आप इसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे उतना मेंशन नहीं किया हुआ डिटेरिया में कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको एक बार देखना है। इसका टर्नओवर मिनिमम कितना होता है साल का, तो ये एमएसएमई के लिए क्वालिफाई करता है, वो आपको देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। ऋण गारंटी निधि 11, उद्देश्य क्या है, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण पहुंच में सुधार। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ऋण गारंटी प्रणाली को मजबूत किया गया, सूक्ष्म व्यवसाय के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ से प्रीलिम्स का फैक्ट नहीं पूछेगा, इसको हमने डिस्कस किया है। 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, तो स्टार्टअप वित्त पोषण और विकास को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, देखो अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं तो स्कूलों में जो नवाचार है या वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में, तो कितना हमने चर्चा किया था, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब हमें स्कूलों में स्थापित करनी है टोटल। ठीक है, और बात करते हैं पीएम स्वनिधि। उद्देश्य क्या है, जो रोड के किनारे जो रेडी लगाते हैं वेंडर्स हैं उनको वित्तीय राहत प्रदान करना। ठीक है, ये पीएम स्वनिधि है। ठीक है, आगे देखते हैं जल जीवन मिशन। इसमें 2028 तक ग्रामीण परिवारों को 100% कवरेज प्रदान करना है। तो 2028 तक जितने भी रूरल एरिया में फैमिलीज रहती हैं उनको 100% कवरेज प्रदान करना है। जलापूर्ति की गुणवत्ता और रखरखाव पे भी जोर देना है। जल पहुंच रहा है, पता चला पीने लायक पानी नहीं है, तो हमें उसकी गुणवत्ता को भी मेंटेन करना है और रखरखाव भी करना है, तो 100% कवरेज प्रदान करना है। अगला देखते हैं उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। ठीक है, देखो क्या है, उड़ान से आपको पता चल रहा है कि ये एविएशन की बात करेगा, एविएशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी योजना है ये। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 120 नए गंतव्यों तक विस्तार, 120 नए डेस्टिनेशन तक हमें विस्तार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपैडों का विकास करना है, तो रूरल एरिया में हमें छोटे हवाई अड्डे का, हेलीपैड का विकास करना है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ये छात्रवृत्ति की बात कर रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसमें 10,000 रुपये तक की फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, जो आईआईसी है या फिर आईआईटी है उसके लिए वित्तीय सहायता हमें दी जाएगी 10,000 फेलोशिप। पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। पीएम गति शक्ति जो योजना है ये उन्नत डेटा विश्लेषण के साथ बुनियादी ढांचे की योजना को बढ़ाए। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भू स्थानिक डेटा तक पहुँच, जितने भी
बेसिक डेटा है, वहाँ तक हमें अपनी पहुँच बनानी है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। अगला है पर्यटन में रोजगार आधारित वृद्धि। पर्यटन में रोजगार आधारित वृद्धि, तो पर्यटन में वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से हमें देखना है। पर्यटन विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना, ये योजना है। होम स्टे व्यवसायों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और मुद्रा ऋण। पर्यटन क्षेत्र के लिए ई वीज़ा विस्तार और प्रोत्साहन, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025।